नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 37 वर्ष महिला की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। यदि आप भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 2 मई 1985 को। जन्म का समय है रात के 12:15 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने पूछा है कि मेरी शादी कब होगी, क्या कुंडली में विवाह दिखता है। इनका अगला प्रश्न बच्चों को लेकर के है कि क्या मुझे बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए, क्या मैं अडॉप्शन के लिए अप्लाई कर दूं। जहां ये काम करती हैं ऑफिस में, वहां पर कहती हैं कि सीनियर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, यानी कि मतभेद की स्थिति इनकी रहती है वर्क प्लेस पर, और इस वजह से इनको अपनी नौकरी बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो जानना चाहती हैं कि क्या करें कि सीनियर्स के साथ संबंध बेहतर हों। साथ ही साथ कहती हैं कि मैं बड़े पोजीशन पर बैठे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हूँ, ऐसा किस वजह से है। इनका वेट ज़्यादा है, इसको कम कैसे करें ये भी ये जानना चाहती हैं, और केमद्रम दोष को लेकर के भी इन्होंने सवाल पूछे हैं। तो इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली को समझते हैं। 10 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है, यानी कि मकर लगन की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखे तो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि मकर लगन एवं कन्या राशि की इनकी कुंडली बन जाती है। मकर लगन वालों के लिए कहा जाता है कि करियर में ऐसे लोग ज्यादा रुचि रखते हैं। अपने पारिवारिक जीवन से ज्यादा इनकी रुचि करियर में ज्यादा होती है, और ये इनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी है। ऐसा नहीं है कि ये गलत करते हैं, यही फोकस इनके लिए बेहतर रहता है लाइफ में। तो करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मकर वालों के लिए। धीर गंभीर होते हैं मकर वाले, क्योंकि शनि की ये राशि बनती है। इस कुंडली में भी देखें तो लगन में बृहस्पति आकर के बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि से दृष्ट भी हैं। तो लगन के ऊपर गुरु एवं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो धीर गंभीर स्वभाव को यहाँ पर ये दर्शाता है। लगन में देव गुरु बृहस्पति नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, हालांकि इनकी नीचता स्वतः भंग हो रही है। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण गुरु की जो नीचता है वो यहाँ पर भंग हो जा रही है। गुरु यहाँ पर लगन में बैठे हुए, इन्होंने एक सवाल भी पूछा था वजन को लेकर के, वेट को लेकर के। अब गुरु को अगर आप लगन में देखेंगे तो निश्चित रूप से वहां से पता लग जाता है कि लगन में देव गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जातक का जो वेट है वो ज्यादा रहता है, थोड़े से फैटी होते हैं वो। तो यहाँ पर भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। गुरु इस कुंडली में समझें तो द्वादशेश एवं तृतीयेश होकर के लगन में बैठे हुए हैं। थोड़ी भागदौड़ रहेगी जीवन में, थोड़े नुकसान के भी योग बनते हैं। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, वेट की समस्या है। अपनी 5वीं दृष्टि से ये पंचम भाव को देख रहे हैं, जो कि शिक्षा के लिए बढ़िया मानी जाएगी। सप्तम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि मैरिज के लिए बढ़िया है, और गुरु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर भाग्य के लिए बढ़िया है। गुरु इस कुंडली में कारक नहीं है, फिर भी मैंने अच्छा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर गुरु इन चीजों के नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। इस वजह से इन चीजों में परेशानी गुरु नहीं देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर चलते हैं। शुक्र एवं बुध वहां पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। जाकर के उच्च का होके शुक्र तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, थर्ड हाउस में ये जो शुक्र बैठे हुए हैं, ये करियर में चेंज को दर्शा रहे हैं, यानी कि करियर तो बढ़िया चलेगा क्योंकि उच्च का शुक्र बैठा है, लेकिन तीसरे में बैठा है तो निरंतर कहीं ना कहीं प्रयास, निरंतर कोई बदलाव आपको करना पड़ेगा करियर में। क्रिएटिविटी भी यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र बुध व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी भी देता है, ये एक अच्छी चीज है। यहाँ पर जो मर्क्यूरी है वो भाग्य भाव की स्वामी ग्रह बनते हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो ये लक के पर्सपेक्टिव से बढ़िया माना जाएगा। 2 ग्रह तीसरे भाव में बैठा हुआ है, आप चाहें तो अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से आप लाभ उठा सकती हैं। तो कम्युनिकेशन अपने लाइफ में
एक ऐसा फैक्टर बनाइए जो कि आपकी सहायता करे, क्योंकि कुंडली के 2 शुभ ग्रह 3rd हाउस में जाके बैठे हुए हैं। छोटी मोटी यात्राएं भी अगर आप करती हैं ना लाइफ में, चाहे जॉब के लिए या जो भी, तो उससे भी लाभ मिलने की संभावना कुंडली में नजर आती है। आगे बढ़ जाते हैं, चौथे भाव के ऊपर चले तो सूर्य राहु ग्रहण दोष बना करके कुंडली के 4th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि डोमेस्टिक लाइफ को दर्शाता है। तो सूर्य और राहु का चौथे में बैठना ये बढ़िया नहीं माना जाएगा। सूर्य इस कुंडली में अकारक हैं, क्योंकि वो अष्टमेश बनते हैं। अष्टमेश होकर के सूर्य चौथे में जाके बैठा हुआ है और ग्रहण में है, तो ये डोमेस्टिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और सूर्य चूंकि पावर को, अथॉरिटी को दर्शाता है और उसको ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ पर जो सीनियर्स हैं उसके साथ परेशानी देखने को अगर मिल रही है, तो उसमें ग्रहण दोष का एक मेजर रोल रहेगा आपके लाइफ में। सूर्य राहु का चौथे में बैठना, अगर आप प्रॉपर्टी कभी लेती हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से जो दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको बड़े ध्यान से चेक करें, नहीं तो वहाँ पर परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। सूर्य राहु चौथे में बैठे हुए हैं, आपको ये सलाह दूंगा मैं कि संभव हो तो जन्म स्थान से दूर जाइए, आपको फायदा रहेगा। इनका जो प्रभाव है वो करियर के ऊपर पड़ेगा। करियर के ऊपर सूर्य का प्रभाव पड़ने की वजह से करियर में लगातार चेंज की संभावना दिखती है। राहु कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे और 12वें भाव को भी देखेंगे। अष्टम भाव को देख करके राहु अचानक से परिवर्तन, और 12वें भाव के ऊपर राहु का जो प्रभाव है वो मानसिक अशांति एवं धन का व्यय दर्शा रहा है। कुंडली के पंचम भाव की तरफ हम चलते हैं। मंगल कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में देखिए मंगल सुखेश है और लाभेश भी है। देखिए लग्नेश के मित्र नहीं है, तो हम मंगल को एक शुभ ग्रह तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इस कुंडली में मंगल अच्छे भावों के स्वामी हैं। जाकर के मंगल देवता पंचम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए मंगल का पंचम में बैठना ये शिक्षा के लिए बढ़िया है, संतान के लिए बढ़िया इसको हम नहीं कहेंगे, पर शिक्षा के लिए इसको मैं बढ़िया जरूर मानूंगा। बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए मंगल का पंचम में बैठना बढ़िया है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, चोट चपेट का ध्यान रखिए। लाभ स्थान के ऊपर मंगल की दृष्टि पैसे के लिए बढ़िया है। वहीं 12वें भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, आने वाले समय में देश विदेश की यात्रा पर आप जा सकते हैं। तो मंगल यहाँ पर शिक्षा वगैरह में आपको लाभ देगा और पैसे के लिए भी स्थिति यहाँ पर बढ़िया बनाए रखेंगे। चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आपका जो सप्तमेश है चंद्रमा, वो भाग्य भाव में जाके बैठा हुआ है, यानी कि विवाह का जो स्वामी है चंद्रमा, वो भाग्य में बैठा हुआ है। तो इसके बारे में शास्त्रों ने कहा है कि भाग्य से, अपने भाग्य से व्यक्ति को जो है पार्टनर की प्राप्ति होती है, यानी कि भाग्य उसमें सहयोग करता है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के 9th हाउस में, आफ्टर मैरिज लक की स्थिति को थोड़ा बेहतर दर्शा रहे हैं। डेफिनेटली अभी तक शादी नहीं हुई है तो ये एक मेजर कंसर्न है, हम चलेंगे उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा का बैठना आफ्टर मैरिज चीज़ों को बेहतर और अच्छा दिखा रहा है। लक के लिए भी यहाँ पर चंद्रमा का बैठना बढ़िया है। हालांकि चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, इस वजह से भाग्य में भी कहीं ना कहीं अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा पर भी ये चंद्रमा आपको लेकर के जा सकते हैं। केतु कुंडली के 10th हाउस में बैठे हुए, देखिए मैंने कहा था ऑलरेडी कि सूर्य का प्रभाव दशम के ऊपर है तो चेंज को दर्शाता है। शुक्र आपका तीसरे में है, वो भी चेंज को दर्शाता है। अब ऊपर से जो केतु बैठे हैं ना दशम में, ये बिल्कुल इस बात पे मुहर लगा रहे हैं कि करियर में स्थिरता नहीं रहेगी, अस्थिरता रहेगी, स्टेबिलिटी को ये लैक करवाएंगे। तो यहाँ पे 10th हाउस में जो केतु है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये केतु बुरा है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये केतु फ्रिक्वेंट चेंजेस को या कुछ ना कुछ चेंज को ये दर्शाएगा जीवन में, जॉब के संदर्भ में। तो जॉब को लेकर के केतु की प्लेसमेंट, सूर्य की प्लेसमेंट, शुक्र की प्लेसमेंट सब इस बात को बता रही हैं कि स्टेबिलिटी तो नहीं मिलने वाली है। तो आप ऐसे ही अपने दिमाग में इस बात को माइंड मेकअप कर लीजिए कहीं ना कहीं कि चेंजेस वगैरह तो मेरे करियर में रहेंगे ही रहेंगे। चाहे हाँ, ये एक हो सकता है कि कई बार लोग खुशी से चेंज करते हैं और कई बार लोग दुख में आके चेंज करते हैं, तो दुख में आके चेंज नहीं करने की जरूरत पड़े, ये हम आगे उपाय में समझेंगे। शनि क्यों समझते हैं? शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं। पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए आप जाएंगी, पैसे को लेकर के आप जो है लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये दिखता है कि व्यक्ति का जो रुझान है वो पैसे को लेकर के रहेगा।
शनि 11th में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के बैठे हुए हैं, यानी कि बली माना जाएगा शनि को यहाँ पर। और यहाँ पर शनि, एक बात समझें तो धनेश भी बनते हैं, और धनेश होकर के लाभ भाव में जाके बैठना, ये कुंडली में महाधन योग या धन योग का निर्माण ये शनिदेव यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुंडली में धन योग है, इट इज गुड फॉर फाइनेंस, पैसे के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। तो धन के हिसाब से, धन के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर शनि की स्थिति बढ़िया नजर आती है, पैसे की दिक्कत वगैरह जीवन में नहीं रहेगी, इसकी संभावना दिख रही है। यहां से बैठ करके शनि लगन को देख रहे हैं, हेल्थ के लिए बढ़िया है। लेकिन अब आप समझिए, शनि स्लो ग्रह है और गुरु ऑलरेडी लगन में बैठा है, वो भी एक स्लो ग्रह है। इसके अलावा किसी और ग्रह का प्रभाव आपके लगन पर नहीं है, तो ये लेजी बनाता है जातक को, ये जातक को लेजी स्वभाव का बनाता है, और वही जो वेट वगैरह बढ़ना वो इसी वजह से दिखता है। तो उस एटीट्यूड में थोड़ा सा कमी करिए, आपके लिए लाभ रहेगा। नहीं तो यहाँ पर गुरु शनि चूंकि मंदगामी चलते हैं, तो ये व्यक्ति को भी स्लो बनाते हैं, समझदार जरूर बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं व्यक्ति को, समझदारी में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, यानी कि मोटापे के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा नहीं है। पंचम के ऊपर शनि की दृष्टि, अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर शिक्षा के लिए विशेष लाभदायक है। ये शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, इट इज गुड फॉर लॉन्जिविटी, ये उम्र के लिए, एज के लिए इसको बढ़िया मानते हैं। क्यों? क्योंकि शनि लग्नेश है, आयुष कारक भी इनको माना जाता है, उम्र का कारक माना जाता है, और वो उस भाव को देख रहे हैं, तो ये बढ़िया है। दशा के ऊपर अगर हम चलें तो अभी फिलहाल आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि सितंबर 2022, 12 सितंबर 2022 को खत्म हो जाएगी। अभी राहु की दशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। देखिए, ये समय अच्छा नहीं चल रहा है, राहु की महादशा आपको लगी हुई थी। अब जो दशा आपकी आएगी वो गुरु की आएगी, और गुरु की दशा सितंबर 2022 से आ रही है, जो कि अगले 16 वर्षों तक रहेगी। तो गुरु की दशा में मैं देख पा रहा हूं कि कम से कम जीवन के जो डोमेस्टिक लाइफ है, जैसे मैरिज वगैरह, वहां पर ये बृहस्पति आपको लाभ देने वाले होंगे, इसकी संभावना प्रबल दिखती है। प्रश्नों के ऊपर ही चलते हैं ताकि और क्लैरिटी मिल जाए आपको। पहला प्रश्न है आपका, शादी कब होगी? इन्होंने पूछा है शादी कब होगी। देखिए, अभी राहु की दशा चल रही है, राहु जब तक है तब तक नहीं होगी। अच्छी बात है, राहु सितंबर में जा रहे हैं, उसके बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु की दशा में विवाह होने की संभावना है। अगला सवाल इन्होंने पूछा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या कुंडली में विवाह दिखता है। इनका पूछने का साफ साफ मतलब है कि अभी तक मैरिज हुई नहीं है, तो इट मे बी पॉसिबल कि कुंडली में विवाह हो ही नहीं। देखिए, डिनायल ऑफ मैरिज चार्ट में नहीं दिखता है, डिनायल ऑफ मैरिज यानी कि शादी ही ना होना, ये चार्ट में नहीं दिखता है। ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा कि इस चार्ट में डिनायल ऑफ मैरिज है। मैंने D9 भी इनका देखा है, वहां पर भी डिले की संभावना दिखती है। इस कुंडली से, D1 चार्ट से, लगन कुंडली से ज्यादा जो बेहतर बता रहा है इनकी शादी के बारे में, वो इनका D9 चार्ट, नवांशा चार्ट बता रहा है। नवांश कुंडली में आप समझें वो भी मकर लगन का ही है, और सप्तम भाव में गुरु शनि बैठे हुए हैं, यानी कि मंदगामी ग्रह, बहुत स्लो जो चलते हैं वो ग्रह किसमें बैठे हैं? सप्तम में, विवाह के भाव में। तो वो बिल्कुल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मैरिज डिलेड है। डिनाइड मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि डिनायल नहीं दिख रहा है चार्ट में, तो काफी डिले से दिखता है, और काफी वो डिले हो चुका है। कब होगा? तो गुरु की दशा, अगर आप 1-2 साल पहले भी आते तब भी मुझे कहना पड़ता कि गुरु की दशा में ही ये होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्या मुझे बच्चे अडॉप्ट करने चाहिए? मैं बोलूँगा काफ़ी सोच समझ के आप इस कदम को उठाइए, हड़बड़ी में बिल्कुल मत उठाइए इस कदम को। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ कि आप अडॉप्शन के लिए मत जाइए, आप जा सकती हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के। और अभी राहु में तो बिल्कुल कोई कदम नहीं उठाना है आपको। गुरु की दशा में आप जाइए इन चीज़ों के लिए। और मेरी सलाह है आपको कि पहले मैरिज के लिए जाइए। फर्स्ट यू शुड गो फॉर योर मैरिज, और फिर उसके बाद आप बेबी अगर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो पार्टनर के साथ मिल करके आप बेबी अडॉप्ट कर सकती हैं। अभी अडॉप्शन रुक जाइए, हड़बड़ी में अडॉप्ट मत करिए। गुरु नीच का है, नीच भंग जरूर हो रहा है, इसीलिए मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको, बट बहुत सोच समझ के अडॉप्शन के लिए जाइए। गुरु की दशा में जाइए और प्राथमिकता पहले मैरिज को दीजिए, उसके बाद अडॉप्शन को।
इसके बाद इन्होंने बोला है ऑफिस में सीनियर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, यानी मतभेद की स्थिति रहती है, और इसी वजह से जॉब में चेंजेस मुझे करने पड़ जाते हैं। मैं क्या करूं कि मैनेजर के साथ मेरे संबंध बेहतर रहें। आपकी जो D10 कुंडली है, दशांशा चार्ट है, वहाँ पर भी ये दिखता है कि कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ परेशानी रहेगी। D1 चार्ट में मैंने आपको एक नहीं 3 से 4 फैक्टर्स मैंने आपको गिनवा दिए, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो। ये सब इस बात को बता रहे हैं कि आपके करियर में स्टेबिलिटी नहीं दिखती है। करियर बढ़िया होगा क्योंकि शुक्र उच्च का बैठा है, लेकिन स्टेबिलिटी की परेशानी रहेगी। इसको हम थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, वो उपाय में मैं आपको बता दूंगा कि उपाय से वो आपको लाभ मिल जाएगा इसको बेहतर करने का। लेकिन एक बात अपने मन में ठान लीजिए कि ये चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ में, कम हो सकती हैं बट ज़ीरो हो जाए इसकी संभावना काफ़ी कम है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या नीच का गुरु मुझे परेशानी दे रहा है। संदर्भ क्या है इनका पूछने का, इन्होंने लिखा है आगे, मैं ऊंचे पोजीशन वाले लोगों के रिस्पेक्ट नहीं कर पाती हूं। नहीं, इसके पीछे का जो कारण है वो है सूर्य, राहु एवं केतु। सूर्य, राहु और केतु इसके पीछे का कारण है कि आपको सीनियर्स के साथ परेशानी होती है। ये मेजर रीजन बनता है आपके चार्ट में इस तरीके की परेशानी का। अपना वेट मैं कैसे कम करूं? देखिए वो तो आपको पता ही होगा, एक्सरसाइज एंड ऑल। रांगे की एक अंगूठी आती है, रांगा एक धातु है और इसकी एक अंगूठी आती है, तो इसकी अंगूठी आप धारण कर सकती हैं, आपको मिल जाएगा वो आसानी से। तो रांगे की अंगूठी आप रिंग फिंगर में इसको रविवार के दिन धारण कर सकती हैं। काला धागा पहले बांध लिया उसमें और फिर उसके ऊपर रांगे की अंगूठी आप पहन सकती हैं। इससे थोड़ा लाभ जरूर मिल जाएगा आपको। बाकी एक्सरसाइज और डाइट मेंटेन आपको स्वयं करना ही होगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मद्रम दोष भी है मेरे चार्ट में, इस वजह से मैंने मोती धारण किया। इन्होंने मोती एवं मूंगा धारण किया हुआ है, इन्होंने बताया है। देखिए दोनों ही रत्न कोई बहुत अच्छा आपने धारण किया नहीं है, कहने का मतलब है कि बहुत सूटेबल नहीं है आपके लिए। जहाँ तक कि मद्रम दोष की बात है वो है ज़रूर, लेकिन वो भंग हो जा रहा है कुंडली में, क्योंकि जो दो शुभ ग्रह हैं ना वो चंद्रमा के सामने बैठे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं। शास्त्रमत नियम है कि अगर केंद्र में चंद्रमा से शुभ ग्रह बैठते हैं और यहाँ तो सामने बैठ के देख रहे हैं चंद्रमा को, वो भी एक नहीं दो शुभ ग्रह, तो केमद्रम दोष की परेशानी यहाँ पर नहीं है। केमद्रम दोष यहाँ पर स्वतः ही भंग हो जा रहा है। मोती जो धारण किया है वो थोड़ा बहुत मैरिज में ज़रूर हेल्प कर सकता है आपको, बट जो दोनों ही रत्न है वो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उतार दें या जिन्होंने बताया है उन्होंने गलत बताया है, मैं बस इतना बोलूँगा कि वो उसकी नीड थी ही नहीं आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय मैं सरल से उपाय आपको दे रहा हूँ। एक तो रांगे का मैंने बता दिया है कि उस धातु की आपको अंगूठी धारण करनी चाहिए, अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, रविवार के दिन। पहले काला धागा बांधेंगी, उसके ऊपर फिर आप इसको धारण कर सकती हैं। उपाय के ऊपर चलते हैं। सोमवार को माँ पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करें, संभव हो तो नित्य प्रतिदिन करें माँ पार्वती की, शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे। रोज सुबह सूर्य को अर्घ दें, जल में लाल रोली मिला के, तांबे का लोटा लेके, वो आपको पता ही होगा, सूर्य को रोज अर्घ दें। इससे आपको कार्यस्थल पर और करियर में हेल्प मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी उपाय है आपके लिए, प्रतिदिन करना है। अगर संभव हो, इंटरेस्ट हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकती हैं। कुत्तों की सेवा करें, जो डॉग्स होते हैं स्ट्रीट डॉग्स, खास करके स्ट्रीट डॉग्स, उनकी सेवा करें, आपको फ़ायदा रहेगा। नित्य प्रतिदिन करें, आपको इससे लाभ मिलेगा। बस यही कुछ सरल से उपाय हैं। मैरिज को लेकर जो मेन आपका सवाल है शादी, वो मैंने कहा कि गुरु की दशा शुरू हो रही है, आप बिल्कुल प्रयत्नशील रहिए, हो जाएगी। डिनायल ऑफ मैरिज नहीं है आपके चार्ट में, विच इज़ अ गुड थिंग। बच्चों के लिए मैंने बोला पहले शादी फिर अडॉप्शन के लिए सोचना है। पहले अडॉप्शन फिर शादी नहीं, पहले शादी देन यू गो फॉर अडॉप्शन, उसके बारे में तब आपको सोचना है। हड़बड़ी में आकर के अडॉप्शन के लिए नहीं जाना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था इस 37 वर्ष महिला के जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर
स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।